अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात क्यों और कैसे हुए, पंजाब पुलिस ने शवाहिद और डेटा आज मीडिया के साथ शेयर किया है। आज आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि तमाम हमले प्लानिंग के साथ हुए, तमाम ऑडियोज़, वीडियोज़, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। पीटीआई सिर्फ विक्टिम कार्ड खेल रही है। क्या कहा आईजी साहब ने, ज़रा देखिए। 9 में क्या एक स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स के तौर पे सामने आया या ये एक प्लानिंग थी कि एक खास टाइम के ऊपर बड़े तरीके के साथ ये प्लान किए गए। ये सोशल मीडिया के जरिए इसको इस्तेमाल किया गया और स्टेट इंस्टीट्यूशन के खिलाफ एक लंबे प्रोसेस के जरिए हेट मॉन्गरिंग भी की गई। तमाम कॉल्स की टॉप लीडर के खिलाफ एक एक कॉल का हमारे पास हिसाब है, एक एक कॉल का हमारे पास नंबर मौजूद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आईजी साहब थोड़े एग्रेसिव भी नजर आए। उन्होंने कोर कमांडर हाउस हमला केस में गुज़श्ता रोज़ डॉक्टर यास्मीन राशिद को मिलने वाली बरियत पर भी बहुत सवालात उठाए और ऐलान किया कि अदालत ने तहकीकात मुकम्मल हुए बगैर ही, तहकीकात मुकम्मल होने से पहले ही आपने बरियत का फैसला सुना दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत दीगर को मिलने वाली बरियत को पंजाब पुलिस चैलेंज करेगी। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। नाजरीन, आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बड़े सवालात उठ रहे हैं। आईजी साहब क्यों और किसकी इमा पर सिर्फ तस्वीर का एक रुख दिखाने पर बजिद हैं। सवाल उठ रहा है कि जिस रोज़ 9 मई के वाक़यात हो रहे थे, पंजाब पुलिस उस वक्त कहाँ थी, कहाँ गायब थी। कोर कमांडर हाउस पर जब हमला हुआ, फौज और एजेंसीज की जिम्मेदारी तो बात की थी, पंजाब पुलिस सड़कों पर क्यों मंजर से गायब नजर आई। चंद हजार मुजाहिरीन के जुलूस को क्यों इतना मौका दिया गया, क्यों उनको इतना वक्त दिया गया कि वो वहां तक पहुंचे, तोड़फोड़ करें और जलाओ घेराव करें। पाक फौज के जवानों को सलाम, उनकी हिम्मत, उनकी बर्दाश्त को सलाम कि उन्होंने मुजाहिरीन पर सख्ती की, ना ही गोली चलाई, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में वो ऐसा करते भी क्यों। लिबर्टी चौक से चलने वाले जुलूस को पुलिस ने रास्ते में आखिर क्यों नहीं रोका, जबकि आधे घंटे के मार्जिन पर जमान पाक का मुहासरा कर लेने वाली पुलिस उस दिन घंटों तक अमन व अमान की सूरत हाल को आखिर काबू क्यों नहीं कर सकी। आईजी साहब, आप फरमा रहे हैं कि अदालत ने बगैर तहकीकात मुकम्मल हुए डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत का फैसला दे दिया, तो आप भी तो अदालत से रिहाई के बाद कोई दूसरा मुकदमा फ़ौरन बनाते हैं और साथ ही दोबारा गिरफ्तार कर लेते हैं। आप वहाँ भी क्यों रिहाई को कानून के मुताबिक अगली अदालत में चैलेंज नहीं करते, क्यों अगला मुकदमा बनाने की आपको ज़रूरत पेश आती है। आईजी साहब ने कहा कि तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं, कोई नहीं बच पाएगा। आईजी साहब, क्या आपके पास वो वीडियोज़ मौजूद हैं जब 25 मई और 8 मार्च को पुलिस वाले वर्दियों में आम शहरियों की गाड़ियों को डंडे मार मार कर रियासत को शर्मिंदा कर रहे थे? वो यकीनन होनी चाहिए वो वीडियोस भी आपके पास, जब माजूरों को मार मार कर उठाया जा रहा था। वीडियोस तो ऐसे वाक़यात की यकीनन मौजूद होंगी, उस पर आप हमें बताना पसंद करेंगे कि उस पर क्या कार्रवाई हुई। छापे और इंसानी हुकूकी पामालियों की यकीनन ये भी फुटेजेस मौजूद हैं। इस पर अब तक आपके इदारे ने क्या कार्रवाई की? आईजी साहब, आपने फरमाया कि जियो फेंसिंग के जरिए उन सब लोगों की निशानदेही हो चुकी है जिन्होंने 9 मई की तोड़फोड़ की, उनकी शनाख्त बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन क्या पुलिस के उन बहादुर जवानों की किसी ड्यूटी रजिस्टर से निशानदेही हुई है जो गिरफ्तारियों के लिए घरों में गए, लेकिन घरों में लोगों की माओं पर तशद्दुद करते रहे, उनकी तजलील करते रहे, घरों में तोड़फोड़ करते रहे? क्या ऐसे पुलिस जवानों से आपने पूछा, उनसे आपने कोई इन्वेस्टिगेशन की या आप करेंगे? 9 मई को जो नाअहली निगरान हुकूमत और पंजाब पुलिस ने दिखाई, उस पर आईजी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करेगा? हमें इंतज़ार है कि उस पर भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जितनी फुर्तियाँ आज पुलिस दिखा रही है, अगर पुलिस उस रोज़ इससे आधी फुर्तियाँ भी दिखा लेती तो 9 मई जैसे अफसोसनाक वाक़े को रोका जा सकता था। तो हमें यकीनन आईजी साहब के इन सवालात के जवाब का इंतज़ार तो रहेगा। दूसरी तरफ नाजरीन, सियासी मामलात में पूरे पाकिस्तान की नज़रें पंजाब पर लगी हैं, जहां जोड़ तोड़ की जो सियासत है ये अपने उरूज पर है। एक जरदारी सब पर वाकई भारी पड़ रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी लाहौर में बैठकर अपनी सियासी चालें चल रहे हैं। पीटीआई छोड़ने वालों समेत मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं को पीपल्स पार्टी की जानिब खींचा जा रहा है।
जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 30 से ज़ायद रहनुमा आसिफ जरदारी से मुलाकात करके वो पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं। अपनी गिरफ्त को मज़ीद मजबूत करने के लिए आसिफ जरदारी ने पंजाब की सियासत का मरकज़ लाहौर यहाँ पावर शो करने का भी फ़ैसला किया है। बस जगह और डेट का ऐलान होना ये बाकी है। दूसरी तरफ सियासी मैदान, जहांगीर तरीन फैक्टर भी इस मैदान में अपने रंग दिखा रहा है। PTI को खैराबाद कहने वाले इलेक्टेबल्स को अब वेलकम कर रहा है जहांगीर तरीन ग्रुप। जहांगीर तरीन की पार्टी का नाम क्या होगा, इस हवाले से भी सलाह मशवरे जारी हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक आज मेरी जहांगीर तरीन ग्रुप के एक सीनियर लीडर से, रहनुमा से बात हुई। बकौल उनका कहना है कि कुछ रोज़ में, चंद रोज़ में बाकायदा तौर पर पार्टी का ऐलान कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी या तरीन ग्रुप के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून जोड़ तोड़ की सियासत से अलग थलग नज़र आ रही है। सवाल उठ रहे हैं, क्या नून लीग को यकीन है कि उनके पास ऐसे सियासी घोड़े मौजूद हैं जो आसानी से इलेक्शन की रेस को जीत सकते हैं? इलेक्शन के मौके पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान सीट एडजस्टमेंट की खबरें भी सामने आ रही हैं। नाज़रीन, सवाल उठ रहा है कि अगर मुज़ाकरात शुरू नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? अगर ग्रैंड डायलॉग के बगैर इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाते हैं या सूबों की तरह विफाक में इलेक्शंस डिले कर दिए जाते हैं तो इससे क्या असरात पड़ेंगे मुल्क की सियासत पर? अब तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून के अंदर से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। इसी खदशे का इजहार नून लीग के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने भी किया है। वो उनका भी ये कहना है कि मुज़ाकरात, डायलॉग ज़रूरी हैं, इसके बगैर इलेक्शंस में जाएंगे तो ऐसे इलेक्शंस की कोई वैल्यू नहीं होगी। नाज़रीन, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त शदीद पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार और मुल्क की सियासत बंद गली में है। मौजूदा सूरत हाल से निकलने का वे आउट क्या हो सकता है? जोड़ तोड़ की सियासत का ऊँट किस करवट बैठेगा? मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। यकीनन आपने IG पंजाब की, आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी जिसमें उन्होंने बड़े सवालात उठाए। डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरियत को लेकर सवालात उठाए। उन्होंने कहा वो सारे शवाहिद, वो सारा डाटा, ऑडियो, वीडियो सब कुछ मौजूद है जो इस हमले में मुलव्विस थे। क्या हुकूमत के जहन में या आप लोगों ने कभी ये सवाल उठाने की जुर्रत नहीं की या पंजाब पुलिस से पूछा नहीं कि उस वक्त पंजाब पुलिस कहाँ गायब थी? क्यों उस जत्थे को, उन लोगों को इतना मौका दिया गया कि वो कोर कमांडर हाउस तक पहुंचते? कितना को फासला है जहां से ये लोग चले हैं? तो क्या पंजाब पुलिस भी को भी जवाबदेह होना पड़ेगा? उनसे भी कोई पूछगिछ होगी? सबसे पहले तो ये IG पंजाब को इस्तीफा देना चाहिए था। सबसे पहले तो आप लोगों को IG पंजाब को हटाना चाहिए था कि भाई आप कहाँ गायब थे, आपकी पुलिस कहाँ गायब थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले तो ये केयर टेकर हुकूमत है। इसके जो पुलिस वाले हैं उनको जो केयर टेकर CM है वही पूछ सकते हैं। देखें, दूसरा, जब पता हो कि किसी ने कोई जलसा करना है तो पुलिस 1-2 दिन पहले तैयारी शुरू करती है। कंटेनर लगाए जाते हैं, सड़कें ब्लॉक की जाती हैं, फिर चीज़ें मैनेज होती हैं। ज़रा एक मिनट, मैं यहीं पे आपको रोकूंगी। आपने कहा कि CM पंजाब भी उनको पूछ सकते हैं। राना सनाउल्लाह तो इस्लामाबाद में बैठ के हर दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इन्हीं लोगों के बारे में बात करते हैं, सजाएं देने की बात करते हैं, उनके साथ सख्ती से निपटने की बात करते हैं। तो क्या पुलिस के साथ वो निपटने की बात नहीं कर सकते? पुलिस से सवाल जवाब नहीं पूछ सकते आप लोग? यहाँ पर आप मामला CM पंजाब पर डाल रहे हैं। नहीं, केयर टेकर हुकूमत और जो पंजाब पुलिस है वो उनकी जिम्मेदारी के अंदर आते हैं। वहाँ जो है, अगर कोई उधर इंक्वायरी होनी है तो वो उसी लेवल पे होनी है, या फिर अगर यहाँ वफाकी लेवल पे होनी है तो वो सुप्रीम कोर्ट कर सकता है अगर वो करना चाहे कोई इंक्वायरी या उसका। लेकिन देखें, बात ये कि किस चीज़ की इंक्वायरी होगी। यहाँ तो एक DIG की आंख फाड़ दी गई, दर्जनों पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो इंजर्ड हुए जब ये तसादम हुआ PTI के कारकुनों के साथ। बहुत जगहों पे शेलिंग हुई, लड़ाइयाँ हुई, PTI के कारकुन हमलावर हुए पुलिस के ऊपर। ये सारा, और ये जो कार्रवाई होती है ना, जिस तरह वो जलाओ घेराओ, ये आधे घंटे में मामलात हो गए थे। ये उस टाइम के अंदर, यानी कि कहने का मतलब कि ये कोई 5-6 घंटे की कोई कार्रवाई नहीं थी। जब आग लगी तो जो वो जत्था था, लोग थे, वो भी कोई 5-6 घंटे में नहीं पहुंचे कोर कमांडर हाउस, उनको भी कम टाइम ही लगा। पुलिस कहाँ थी जब रिएक्शन आना शुरू हो गया था? पता चल गया था कि को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये ऐसा रिएक्शन एक्सपेक्टेड था। पुलिस ने अपनी पोजीशंस क्यों नहीं संभाली थी?
पुलिस ने इन सारे एरियाज को क्लियर किया। मिसाल के तौर पे यहाँ जो है एक जगह पे लाहौर में आग नहीं लगाई गई, 180H मॉडल टाउन के ऊपर भी हमलावर हुए, वहां भी पुलिस पहुंची। इधर कोर कमांडर हाउस भी पुलिस पहुंची, लेट पहुंची, लेकिन बाकी जगहों पे भी वो लेट ही आग लगा दी। लेट पहुंचने पे ही सवाल है सर। अब आप बात पे आए ना, लेट पहुंचने पे तो हम सवाल उठा रहे हैं। हाँ, तो ये पूछा जा सकता है भाई, ये तो कोई नहीं सोच सकता था कि आगे लगा दी जाएंगी। अब 180H पे जब आग लगी, हमलावर हुए, हमारे जो PMLN का सेक्रेटेरिएट है, तो फिर हमने वहां शोर मचाया कि यहाँ पहुंचे, यहाँ तो अब इसको भी जलाने की कोशिश की जा रही है। फिर आपने वो उधर देखा कि लिबर्टी साइड के ऊपर भी बिल्डिंग को आग लगा दी गई, वहां एक शोरूम था, उधर से गाड़ी चुरा ली गई, बहुत कुछ हुआ। तो वहां बाद में फिर हर जगह पुलिस पहुंची, लेकिन ये नहीं कोई सोच सकता था, नहीं ये कोई नहीं सोच सकता था कि इनका प्लान आग लगाने का है, इनका प्लान तोड़फोड़ का है, इनका प्लान इंतशार फैलाने का है। डेफिनेटली वहां पर पुलिस, जहां उन्होंने फिर अपनी नफरी बढ़ाई, लेकिन ये तासर देना कि वहां पुलिस नहीं पहुंची तो तब ये चीजें हुई, ये चीजें होनी ही नहीं चाहिए थी। और ये कहीं भी नहीं, या आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी भी किसी सियासी जमात ने ऐसे अमाल नहीं किए जो आपने 9 मई को देखे। तो डेफिनेटली अगर पुलिस बिल्कुल उस चीज को जस्टिफाई नहीं कर रहे, ना ही कोई ज़ीशा और इंसान उस दिन के वाकयात को जस्टिफाई कर सकता है। हमारा कहने का मतलब ये है और सवाल हमारा ये है कि जहां उन लोगों को आप अकाउंटेबल कर रहे हैं, उन लोगों को सजाएं मिल रही हैं, तो पंजाब पुलिस से भी पूछा जाना चाहिए कि आप लोगों की नाअहली की वजह से, आप लोगों की सुस्ती की वजह से, आप लोग कहाँ थे कि लोग वहां कोर कमांडर हाउस पहुंच भी गए और वहां सब कुछ हो भी गया। जहां तक मुझे पता है कि वहां पुलिस ने सारी रात ऑपरेशन किया, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में किया, उनके बहुत सारी इंजरीज हुई, यहाँ तक कि एक DIG की आंख जाया होने के चांसेस थे। अब अल्लाह करे बच गई हो, मुझे नहीं पता अभी क्या सूरत हाल है, जो मेरे ख्याल से शायद सैयद अली नासिर साहब थे। पुलिस ने एक्चुअली रिएक्शन दिया ना, पुलिस ने एक्शन का रिएक्शन दिया। पुलिस ने एक्शन करने ही क्यों दिया लोगों को? आप सवाल समझें, पुलिस रिएक्शन के लिए नहीं होती, पुलिस एक्शन को रोकने के लिए होती है। नहीं, ये आप ठीक फरमा रही हैं, लेकिन अगर पता ही ना हो कि उन्होंने डकैती कहाँ करनी है या हमला कहाँ करना था, तो ये चीजें तो अगर पहले पता होती तो ये शायद सारी जगहों पे कंट्रोल हो जाती। लेकिन इन्होंने देखें, ये तो 7 शहरों में 8 शहरों में हमलावर हुए फौजी तनसीबात के ऊपर। हर जगह प्रोटेक्ट किया गया, एक जगह इधर जहां लूप होल बना, यहाँ भी अब तो रिपोर्ट्स आ गई हैं कि इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी कि यहाँ ये धरना देने आ रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं था वो रिपोर्ट कि ये जो है। तो उस दिन पुलिस की स्पेशल ब्रांच ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि इस तरह का कोई एक्शन आ सकता है? बी अलर्ट। वहां ये इस चीज की अंधिया था कि ये धरना देंगे कोर कमांडर हाउस के बाहर। उधर कोई इनकी कोई प्लानिंग थी, कोई इन्होंने डिमांड पेश करनी थी, लेकिन इनके हाथों में आके वहां हमलावर हो गए। तो ये डेफिनेटली देखें, ये यही होता है, 10, 15, 20 मिनट अगर डिले हो जाए तो चीजें कहीं से कहीं पहुंच जाती हैं। लेकिन इन चीजों का पहले अगर इंफॉर्मेशन होती तो वो बेहतर मैनेज हो जाते। ये एक लिबर्टी से ये एकदम से हदायत आई कि आप वहां कोर कमांडर हाउस की तरफ बढ़ जाएं, तो मेरे ख्याल से। लेकिन IG पंजाब की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो तो उन्होंने कहा कि हमें तो मैसेजेस पहले ही लोगों के हमने पढ़ने शुरू कर दिए थे कि ये प्लानिंग हो रही है, ये लोग करने जा रहे हैं। अब 2-4 घंटे अगर किसी को पहले पता चल जाए, फिर भी आप बैठ के तमाशा देखते रहें और फिर बाद में आप कहें कि इन्होंने ये काम कर दिया, तो इसमें कौन जवाब दे? ये तो इस तरह तो देखें, अगर पुलिस को जो है वो पहले ही सारी चीजें पता चल जाएं तो फिर तो कोई क्राइम ही ना हो, किसी का मर्डर ही ना हो। ये तो एडवांटेज होता है ना, जो हमलावर होता है या जो क्राइम करने वाला होता है, कि जब इंफॉर्मेशन उसका एकदम से वो करता है तो उतने रिएक्शन टाइम लेट हो जाए तो तभी तो फिर क्राइम होता है। अगर पहले से ही इंफॉर्मेशन सारी मौजूद हो तो कोई क्राइम ना हो। ये सारी इंफॉर्मेशन तो नहीं मौजूद थी, जिस तरह आई उस तरह रिएक्शन हुआ। इस तरह तो मैं समझता हूं कि ये भी कहना चाहिए कि कोई मर्डर क्यों होता है या क्यों डकैती क्यों होती है या कोई चोरी क्यों होती है। आज IG साहब ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो अदालत से बरियत मिली, उनको रिहाई मिली, उस पर भी बड़े सवालात उठा रहे थे। तो सवाल तो इस पे भी उठाना बनता है ना कि एक अदालत जो है वो रिहाई का, बरियत का हुक्म देती है, ज़मानत दे देती है, पुलिस बाहर दूसरा मुकदमा लेकर खड़ी होती है, दूसरी गिरफ्तारी में खड़ी होती है। तो ये तो साफ नज़र आ रहा है कि सियासी इंतकामी कार्रवाइयाँ एक पार्टी को कुचलने के लिए जो है ना वो PDM इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। देखें, 9 मई का वाकया हमने PMLN ने नहीं किया था,
ये पीटीआई के लोगों ने किया था, और जो अब शवायद आज आईजी साहब ने भी दिए उसमें बड़ा एम्पली क्लियर है कि 8-9 शहरों के अंदर कार्रवाई करना कोई अपने जो पार्टी मेंबर्स हैं उनको हदायत देना कोई छोटी बात नहीं है। देखें, जहां तक इनकी बरियत की बात है, उनका ये मौक़िफ़ है, उनसे बेहतर आप सवाल पूछ सकती हैं कि उनको फोरेंसिक एविडेंस देने का मौका नहीं दिया गया, बेल पहले दे दी गई। तो अगर एविडेंस जो वो कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, उनके पास मौजूद है, तो अगर वो दे देते तो वो फिर उनको मौका दिया जाता तो फिर प्रॉबेबली बेल ना होती। तो ये उनका मौक़िफ़ है। बाकी देखें, अगर एक जगह से बेल मिलती है और कोई और केस एक बंदे पे खड़ा है, तो ये उसके पास उस इंसान का राइट है, वो उस पर भी बेल ले ले। लेकिन अगर बेल नहीं मौजूद एक नए केस में, तो फिर गिरफ्तारी हो सकती है। तो ऐसे माहौल में फिर यही समझा जाए कि मुज़ाकरात का कोई रास्ता नहीं निकल सकता। नहीं, देखें, एक बड़ी क्लियर बात है इसके ऊपर। वजीर आजम हो, ओवरऑल आर्मी चीफ हो, उन्होंने कहा है कि कोई जो भी लोग 9 मई के अंदर मुलव्वस थे, किसी को रियायत नहीं बख्शी जाएगी और किसी को रियायत बख्शी भी नहीं जानी चाहिए। और ये पूरा एक हमला था रियासत पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके नतीजे आपको भुगतने होंगे। उसके नतीजे जब आप भुगतेंगे तो आप ये नहीं क्लेम कर सकते कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है या ये कोई जो है वो सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। कोई इंतकाम नहीं लिया जा रहा। आपने आग लगाई है, आपने फौजी तंसीबात को हमला किया है, तो अब आपको यू हैव टू पे फॉर इट। आपने कानून हाथ में लिया है, एक ऐसी लाइन क्रॉस की है जो नहीं करनी चाहिए थी। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अतर काज़मी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार, मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अतर आपका। आपने भी आज यकीनन आईजी पंजाब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बड़ा फॉर्म में लग रहे थे, एग्रेसिव भी हमें नज़र आ रहे थे, सबूतों की भी बात कर रहे थे, ऑडियोज़ भी हैं, वीडियोज़ भी हैं। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद की बरीत के हवाले से उन्होंने बड़े सवालात उठाए अदालती फ़ैसले को लेकर। लेकिन पुलिस का जो अपना रवैया था, क्या वफाकी हुकूमत इनसे पूछ नहीं सकती? अभी राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ थे, वो कहते हैं नहीं, ये तो सीएम पंजाब का काम है, उनकी जो भी कारकर्दगी थी वो लेट हुए, क्यों नहीं पहुंचे, वक्त पर नहीं पहुंचे, ये वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। तो क्या पंजाब पुलिस से सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए कि आप लोगों ने इतना मौका दिया ही क्यों? जत्थों को वहां तक पहुंचने का, जलाओ घेराव की नौबत आनी नहीं थी अगर पुलिस एक्टिव हो जाती टाइम पे। जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कि उस दिन वहां पे किसकी जिम्मेदारी थी कि लाहौर के अंदर इस किस्म के वाकयात पेश ना आए। अगर इस कोई नाकाम हुआ तो इंतजामिया की आपको बड़ी हद तक नाकामी नजर आती है। 9 मई के जो वाकयात हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। उन लोगों में उसमें जो लोग मुलविस हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन उस कानून को किसने अपहोल्ड करना था, उस कानून की रखवाली किसने करनी थी? वहां पे उस दिन पुलिस ने करनी थी। और हैरत अंगेज तौर पे वो पुलिस जो मुकम्मल तौर पे नाकाम रही उस दिन पाकिस्तान की असास तंसीबात की हिफाजत के लिए, और जो कुछ होता रहा वो हमारे सामने है। और उसके बावजूद एक भी पुलिस अफसर आप बता दें जिसको हटाया गया हो या तब्दील किया गया हो। इतना बड़ा वाकया हो गया और आईजी साहब आज भी अपने ओहदे पे उसी तरह कायम है। और उसके बाद आप देख लें जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जिनकी कॉल्स का जिक्र किया कि जी 80 कॉल्स उसने कर दी तो 40 कॉल्स उसने कर दी। फैज कमोका साहब की उन्होंने तस्वीर लगाई हुई थी, फैज कमोका ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, मुराद राज ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, दोनों आजाद फिर रहे। आपने उनको क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया? फिर पूछे उनसे कि क्या हुआ। दूसरा, इतनी ज्यादा कॉल्स अगर आपने पकड़ी है तो वो ऑडियोज चलाएं, कौम को सुना दें, वो ऑडियोज अदालत में भी पेश कर दें कि उन कॉल्स के अंदर क्या बात हो रही थी। देखिए ना, ये तो खुद ही चीजों को इतना कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। अब भाई दुनिया भी सवाल पूछेगी कि अगर वो लोग जो इसमें मुलविस थे, लेकिन वो इसमें उनको बरियत मिल गई, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनके सारे दाग भी धुल गए, उनका सारा जुर्म भी पाक हो गया, साफ हो गया, तो ये तो आप खुद सवाल उठाने का मौका दे रहे हैं। अगर आप वो तस्वीरें भी चला रहे हैं, वीडियोस भी चला रहे हैं, ऑडियोज भी चला रहे हैं, तो फिर आप उनको पकड़ते क्यों नहीं है? जी बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह पहले भी मैंने अर्ज की कि पुलिस की जिम्मेदारी थी कि इन सारे वाकयात को रोकना। जो लोग अपनी जिम्मेदारी में नाकाम हुए
उनके खिलाफ रियासत ने अभी तक क्या किया है, हुकूमत पंजाब ने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की है, कौन कौन से अफसरान को साइड पे किया, उस हवाले से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं है। देखिए, पुलिस का काम मुश्किल होता है, पुलिस मुश्किल हालात में काम करती है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जिस किस्म के मनाजर हम देखते रहे हैं, जो पुलिस का रवैया हम देखते रहे, क्या वो किसी भी महज़ब मुआशरे में उसकी कोई जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि अपनी आवाम की गाड़ियां ये माल रोड के ऊपर लाहौर में तोड़ रहे थे? घरों के अंदर घुसकर जो तोड़फोड़ की है वो तो कोई हिसाब ही नहीं है उसका। वही मैं कह रहा हूं ना, देखें, जब घर के अंदर या जेल के अंदर या थाने के अंदर कोई इल्जाम लगता है वो तो अलग बहस है, उसका सबूत तो शायद हमारे पास ना हो। लेकिन जो हम सड़क पे देखते हैं कि जो पुलिस का रवैया है, ये आज से शुरू नहीं हुआ। यास्मीन राशिद की इन्होंने किस तरीके से माजी में गाड़ी तोड़ी, पंजाब पुलिस ने दीगर शहरियों की गाड़ियां तोड़ी, ये एक क्रिमिनल रवैया है। ये क्या लॉ जो 2014 के गुल्लू भट्ट कोई नहीं भूल सकता। एग्जैक्टली ये कौन सा रवैया है कि आप अपने शहरियों की गाड़ियां तोड़ें? देखिए, होता यह है कि जब आलमी सतह के ऊपर जब इस पे आवाजें उठ रही हैं, ह्यूमन राइट्स वॉच बात कर रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रही है, वो क्या देख रहे हैं? वो पुलिस का रवैया देख रहे हैं जो दुनिया भर का मीडिया दिखा रहा है कि ये अपने शहरियों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, ख्वातीन को बालों से घसीट रहे हैं, उनकी गाड़ियां तोड़ रहे हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जिनकी वजह से फिर हो सकता है कि कुछ गलत इल्जाम भी इन पे लगते हों जो पुलिस ने ना किया हो। लेकिन अब तक जो पुलिस का रवैया है वो इंतहाई मायूस कुन है। सही, तो ऐसे माहौल में कोई मुज़ाकरात का माहौल तो बनता हुआ नजर नहीं आ रहा था। नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, हुकूमत ने तो ये एक पूरा बयानिया बनाया है ना, ये हुकूमत वो है जो अभी तक भी इस पोजीशन में नहीं आई कि ये इंतखाबात लड़ने के काबिल हो सके। तो ये 9 मई के बाद इन्होंने एक सियासी बयानिया बनाने की कोशिश की जिसको बड़ा धचका लगा है। यास्मीन राशिद साहिबा की बेगुनाही साबित होने पे अदालत में इनका सियासी बयानिया वो डूबता जा रहा है। अब इस वक्त मुज़ाकरात मुझे नहीं लगता कि हुकूमत करेगी, वो कभी भी नहीं चाहेंगे। वो उनकी यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। हाँ, जो असली मामला नहीं, अगर इनका सियासी बयानिया डूबता जा रहा है तो तहरीक इंसाफ कौन सा तरना शुरू होगी? वो कौन सा तर रही है? आप देखिए, रोज बरोज उनके लोग छोड़कर जा रहे हैं। 4-5 दिन में जहांगीर तरीन की क़यादत में नई पार्टी का ऐलान होने वाला है, वो ग्रुप सामने आ जाएगा। तो तहरीक इंसाफ का जो इनका एक मकसद था वो तो पूरा हो गया ना। तहरीक इंसाफ का कौन सा नामो निशान रहेगा, आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे होंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड क्या सिचुएशन है शाजिया? सिचुएशन ये है कि ये लोग इकोनॉमी बेहतर करने आए थे। इस वक्त आपके मुल्क में तारीख की बुलंद तरीन महंगाई है। इस वक्त आपके मुल्क के अंदर जो मौशी हालत है, आपकी टेक्सटाइल सिर्फ $2 अरब कम हो गए हैं, $2 अरब से भी ज्यादा एक साल के अंदर। तो इनकी कारकर्दगी क्या है? जब तक इतनी नाहल इनकी मौशी फ्रंट के ऊपर कारकर्दगी होगी तो क्या ये समझते हैं कि 4 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करवा के या कोई नई पार्टी लॉन्च करके ये अवाम को अपने साथ मिला लेंगे? असल इशू ये अवाम का है ना। पार्टी रहनुमा तो बहुत सारे छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन क्या जहांगीर तरीन को करोड़ों लोग वोट देंगे? क्या नून लीग को वोट देंगे? मेरा नहीं ख्याल। ग्राउंड पे जो सिचुएशन है, को तो वोट पड़ते हैं। आप अगर इलेक्टेबल्स की अहमियत ना होती तो ये बड़े लीडर हैं, चाहे तहरीक इंसाफ के पार्टी हेड हैं, जरदारी साहब हों, नवाज शरीफ हों, फिर इलेक्टेबल्स की सियासत ना करते हैं। हमने हमेशा अपने मुल्क में इलेक्टेबल्स की सियासत को ही होते देखा है। इलेक्टेबल्स की अहमियत है, सारा वोट कोई पार्टी हेड का नहीं होता, तो इस अहमियत से हम इनकार नहीं कर सकते। देखें, ये इलेक्टेबल जो जहांगीर तरीन वाले हैं ना, ये पहले भी साउथ पंजाब में थे जब उस ज़िमनी इंतखाबात हुए थे पंजाब में। साउथ पंजाब के अंदर 9 में से 6 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। इन सब ने मिलकर इलेक्शन लड़ा था और सारे इलेक्टेबल्स थे। मसला ये है कि इलेक्टेबल्स का एक हद तक वोट होता है, उसके बाद साथ साथ जिस जमात की उस वक्त हवा चल रही हो या हवा का जिस तरफ रुख हो, लोग वो देख के वोट देते हैं। इस वक्त मसला ये है कि इस हुकूमत की जो पॉलिसियां हैं, इस हुकूमत की जो कारकर्दगी है, वो इतनी सिफर है कि इन सारे तमाम तर जो है मदद के बावजूद, तमाम तर जो लोग इनके साथ मिल रहे हैं, लोग छोड़ के जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये इस पोजीशन में नहीं है कि ग्राउंड पे जाके ये दावा कर सके कि हमारे वोट बैंक में इजाफा हुआ। तो इस घुटन में फिर हवा का झोंका किस तरफ से आएगा? नून लीग की तरफ से आएगा, पीपल्स पार्टी से आएगा, बची कुची तरीके इंसाफ से आएगा, या तरीन साहब की जो पार्टी बनने जा रही है उससे आएगा? अभी तो बड़ा सियासी घुटन का माहौल है। जी बिल्कुल, सियासी घुटन है। मसला यही तो इशू है कि आप 100 रहनुमाओं को, 100 टिकट होल्डर्स को तो इधर उधर कर सकते हैं, आप 25 करोड़ लोगों का क्या करेंगे? क्या आपने अवाम का जहन एकदम से बदल दिया? क्या एकदम से लोग ये कहेंगे कि जनाब हम नून लीग को वोट दे रहे हैं? और जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, क्या वो इस वजह से छोड़ के जा रहे हैं कि बिलावल बहुत मकबूल हो गए और बिलावल ने अब वजीर आजम बनना है? सब नजर आ रहा है कि उनके ऊपर दबाव है,
पीडीएम सिर्फ मसरूफ इस चीज में है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए। अगर इनको पता होता कि इनकी ग्राउंड पे सपोर्ट है तो ये कभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना तोड़ते, बल्कि इंतखाबात में उनको शिकस्त देते। तो मेरे ख्याल में ये इसी तरह चलता रहेगा और इनकी ख्वाहिश होगी कि जब तक तहरीक इंसाफ बिल्कुल कमजोर ना हो जाए तब तक हम इलेक्शंस ना करवाएं, लेकिन वो ग्राउंड पे नहीं हो सकता। हाँ, जमात आप तोड़ देंगे, अवाम का आप जो वो जिसे कह सकते हैं जहन, वो नहीं बदल सकेंगे। 11 अगस्त को असम्बलियों की मुद्दत ख़त्म हो रही है ना, कौमी असम्बली भी के बलूचिस्तान भी, सिंध असम्बली सब डिज़ोल्व हो जाएंगी। तो अब तो ये कहा जा रहा है कि जिस तरह पंजाब और KPK में निगरान हुकूमतों की मुद्दत बढ़ती जा रही है, इस तरह अब वफाकी जो निगरान हुकूमत बनेगी उसकी भी कोई मुद्दत का कोई हिसाब नहीं होगा। ये मामलात अगले साल पर भी जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखें, जिस तेजी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश कर रही है मौजूदा हुकूमत, उससे तो लगता ये है कि इनकी ख्वाहिश है कि 2-1 महीनों के अंदर ये सारा मामला कंप्लीट हो जाए और फिर हम इलेक्शंस करवा दें। और दूसरी चीज ये है कि इस वक्त हर चीज जो है उसके ऊपर आलमी बरादरी की नजर भी है। हमने कभी नहीं देखा कि ऑस्ट्रेलिया की सेनेट में इस तरह की बातें हों, पाकिस्तान के अंदर जो मुबैना इंसानी हकूक की खिलाफवर्जियां हो रही हैं, और किसी भी जमहूरी दौर में आलमी इंसानी हकूक के जो इदारे हैं वो इस किस्म की बातें कर रहे हो। ये बातें तो हम मोदी की हुकूमत के हवाले से सुनते थे कि जी ह्यूमन राइट्स वॉच बात कर रही है, UN वॉच बात कर रही है, उसके बाद जनाब आप देखते हैं तो जो एमनेस्टी इंटरनेशनल बात कर रही है। पर इशू ये है कि मोदी की हुकूमत ने तो इकोनॉमी अपनी बड़ी अच्छी रखी हुई है, उनकी तो बहुत बड़ी इकोनॉमी मतलब ये है कि पीडीएम की हुकूमत ये चाहती है कि महीने में 2 महीने में जितना भी वक्त लगे तहरीक इंसाफ को बिल्कुल वॉश आउट कर दें, उसके बाद इनको इलेक्शंस करवाने में कोई मसला नहीं होगा। जी बिल्कुल, इनकी ख्वाहिश ये होगी कि को गिरफ्तार कर लिया जाए, पार्टी को तोड़ दिया जाए, बिल्कुल कमजोर कर दिया जाए, लेकिन फिर वो जो इंतखाब होगा क्या वो आलमी सतह पे उसकी कोई लेजिटिमेसी होगी? मेरा नहीं ख्याल। बहुत बहुत शुक्रिया अतर काज़मी, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मेरे साथ। बहुत जो ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पाकिस्तान पर $100 अरब का कर्जा है, तो मसले की क्या बात है? पाकिस्तान के पास 1 ट्रिलियन यानी 10 खरब डॉलर के असासे भी तो हैं। ये वो लॉजिक है जो कल वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार साहब ने दिया कि इतने असासे होते हुए पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है कि इसहाक डार साहब का इशारा किन असासों की तरफ था। आज वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कीमती तरीन असासों से कमाई कैसे हो सकती है। उन्होंने मुल्क के बड़े शहरों में मौजूद एयरपोर्ट्स को बारी बारी आउटसोर्स करने का इंदिया दिया। क्या कहा ख्वाजा साद रफ़ीक ने, ज़रा देखिए। 3 एयरपोर्ट हैं जो फेडरल गवर्नमेंट ने डिसीजन किया कि इनकी आउटसोर्सिंग होगी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद। सबसे पहले इस्लामाबाद। आउटसोर्सिंग का मतलब निजकारी नहीं है, आउटसोर्सिंग का मतलब कोई चीज बेचना नहीं है। इन एयरपोर्ट्स का ऑपरेशन इंटरनेशनल ऑपरेटर्स के सुपुर्द किया जाएगा, जो पूरी दुनिया की प्रैक्टिस है। और जब वो ड्यूरेशन या टाइम पीरियड खत्म होगा, एयरपोर्ट बमा वैल्यू एडिशन जो उन्होंने की होगी वापस पाकिस्तान को मिलेगा। प्रॉपर्टी हमारी ही रहेगी, किसी और की प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी नहीं होगी। ख्वाजा साद रफ़ीक ने इस मौके पर न्यूयॉर्क में PIA के रोजवेल्ट होटल को न्यूयॉर्क सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को 3 साल की लीज पर भी देने का बताया। अब सवाल उठता है कि एयरपोर्ट्स को आउटसोर्स करने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? क्या गारंटी है कि इस तरह मुल्क की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी? क्या इस तरह पाकिस्तान की माली परेशानियों में कोई कमी आ सकेगी? हुकूमत का ये फ़ैसला किस हद तक दुरुस्त है? और इस तरह मज़ीद कौन से असासे हैं जिनको लीज़ दिया जा सकता है या आउटसोर्स किया जा सकता है अगर ये इतना ही प्रॉफिटेबल काम है? यहाँ ये सवाल भी अहम है कि हुकूमत IMF से जिस नए बेल आउट पैकेज लेने की तैयारी कर रही है, अगर वो प्रोग्राम हमें नहीं मिलता तो हम सर्वाइव कैसे करेंगे? अगर नया पैकेज हमें मिल जाता है तो उसका मुल्की मईशत पर क्या असर पड़ेगा? बजट उसके बाद कैसा होगा? आम आदमी की ज़िंदगी में आसानियाँ कैसे पैदा होंगी? हुकूमत अगले हफ्ते 9 जून को बजट पेश करने जा रही है, इसके खदोखाल क्या हो सकते हैं? इसी पे बात करने के लिए मुझे ज्वाइन करें माहिर मुआशियात डॉक्टर मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब ज़रा ये लॉजिक समझा दें जो आज ख्वाजा साद रफ़ीक समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आउटसोर्स का मतलब ये नहीं होता कि हम अपनी कोई असासी प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं। आउटसोर्स करने का ये मतलब नहीं होता कि हम इसको प्राइवेटाइज़ करने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी हमारी है, वो एक दिन के लिए भी किसी की नहीं रहेगी। लेकिन जो आपका ऑपरेशनल सारा प्रोग्राम होता है वो दूसरी किसी मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले आप कर देते हैं। तो इस हवाले से क्या क्या चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं? इसके नुकसानात और फ़वाइद क्या हैं?
देखिए शुक्रिया। तो ये जो आज साद रफीक साहब हमें जो पढ़ा रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है। पहले तो उनकी बातों में एतराफ़ है कि हमारे जो मुल्क में जो सरकारी इदारे हैं वो काफ़ी नाअहल हैं, और आज जो पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा है उसमें जो हमारी सरकारी मशीनरी है उसका बहुत बड़ा हाथ है। सियासतदानों को तो हम अक्सर बुरा भला कहते रहते हैं। अब उन्होंने एक बात की कि सिविल एविएशन के जो ज़ेर असर होते हैं तमाम एयरपोर्ट्स, अब वो ये कह रहे हैं कि हम किसी बाहर की कंपनी को जो है उसको दे देंगे और वो ऑपरेट करेगी उसको। ये इसी तरीके से अभी जैसे आपने रूजवेल्ट होटल की भी बात की, दुनिया में एक इमारत कोई और बनाता है और फिर आप होटल मैनेजमेंट कंपनी को दे देते हैं कि वो होटल को चलाएं और उसमें वो अपनी फी भी रखें और आपको भी जो है उसमें से मुनाफा दें। लेकिन उसमें होता ये है कि सारा अमला स्टाफ उनका अपना होता है। आज साद रफीक ने बड़ी अजीब सी बात की, उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन के लोगों को हम निकालेंगे भी नहीं और अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनका इंतजाम जो है बाहर के किसी एक मुल्क को या किसी भी इंटरनेशनल कंपनी को दे देंगे। अब होगा ये कि जब वो आएंगे तो पूरे एयरपोर्ट का इंतजाम उनके पास आ जाएगा। अब एयरपोर्ट के अंदर क्या क्या सर्विसेज देनी है, स्टाफ भी उन्हीं का होगा या वो स्टाफ अपनी मर्जी का यहाँ से रखेंगे या अपना स्टाफ भी बाहर का ही होता है? अब वो क्या करते हैं, जो वो आएगी कंपनी, हो सकता है कि वो वैसे पाकिस्तान में तो आपको पता है थोक के हिसाब से मुलाजमीन जो है ना हर जगह पे हैं। हो सकता है वो ये कि हमें सिर्फ जो है 1000 आदमी की जगह 150 आदमी चाहिए एयरपोर्ट में, सबसे पहले तो ये हो सकता है। और हो सकता है कि वो इसी स्टाफ को कॉन्ट्रैक्ट पे रख लें और उनको कहें कि आपको हम तनख्वाह दे देंगे, या इनसे हुकूमत से तय करेंगे कि भाई सिर्फ हम इतने लोगों को लेंगे, बाकी को आप जाने, आपका काम जाने। अभी ये तो बात सामने जब आएगी कि किसको दिया जा रहा है पहले। अच्छा, ये मैं आपको एक बात बताऊं, ये पीटीआई के दौर से बात चल रही है, ये कोई नई साद रफीक साहब कहानी नहीं लाए। ये पीटीआई के दौर से बात चल रही थी कि पाकिस्तान को टूरिज्म का हब बनाने के लिए सबसे पहली चीज होती है बुनियादी कि आपके एयरपोर्ट का निजाम अच्छा हो, इमिग्रेशन अच्छी हो, स्मूथ हो, सर्विसेज हो, अगर आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट है तो वो जो है लोग करें। तो वो उस वक्त जो है, ये मुझे मेरा इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये कतर के जो एयरपोर्ट, कतर एयरलाइन के लोग हैं, उनसे बातचीत चल रही थी। तो ये मोस्ट लाइकली कोई गल्फ की कंपनी आएगी और वो इंतजाम तो ले लेगी। किया क्यों नहीं फिर आप लोगों ने इसको आगे, इस प्रोजेक्ट को लेकर क्यों नहीं चले आप लोग? मतलब वो शुरू हो गया था, फिर आपको पता है हम 14 महीने से तो हुकूमत से भी बाहर है, तो ये एक प्रोसेस था। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर 1। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं, ये गल्फ इतना, ये कतर के साथ ही सब लोग क्यों कोलैबोरेशन करते हैं? और अब जो लंदन का जो हीथ्रो एयरपोर्ट है वो भी इन्हीं के ज़ेरे असर है, वो सारा अब कंट्रोल इन्हीं का है, एडमिनिस्ट्रेशन सारी इन्हीं की है। तो ये इनमें क्या खास बात है कि हर कोई अपनी जो कोलैबोरेशन है वो ये गल्फ कंट्रीज के साथ, खासतौर पर कतर के साथ करता है? देखें, इन्होंने अपना दुनिया में, देखें छोटा सा मुल्क है, 60-70 लाख की आबादी का मुल्क है और पूरी दुनिया की ट्रैफिक उठाते हैं। और इन्होंने किस तरीके से अपने आप को हब बनाया, अपने एयरपोर्ट्स को स्टेट ऑफ आर्ट बनाया। इनका टेक्नोलॉजी भी है, रिसोर्सेज भी हैं, और इन्होंने इन्हीं यूरोपियंस लोगों को अपना मुलाजिम रख के जो है आगे चले। मैं जरा सा इसमें एक बात करना चाह रहा था, अहम जो जरूरी है, ये टारगेट बेस्ड होना चाहिए कि वो जो कंपनी आएंगी कितने सालों के लिए आप उनको एयरपोर्ट दे रहे हैं, उन एयरपोर्टों में वो क्या सरमायाकारी करेंगे, फिर उसके बाद वो उसमें कितनी हुकूमत पाकिस्तान को आमदनी बनाकर देंगे और किस तरह हवाले करेंगे। कहीं ऐसा ना, हमारी हमेशा से एक कमजोरी रही है कि जब हम सरमायाकारी या कोई इस तरह की चीज करते हैं तो हम जल्दबाजी में बड़े, जिसे कहते हैं लूज एग्रीमेंट बना लेते हैं, और वो जब एक दफा एग्रीमेंट हो जाता है ना तो फिर वो सरमायाकार सही होता है। वो कहता है आप उस एग्रीमेंट के वक्त आपने क्यों नहीं हमसे बात की, अब तो आपको ये करना पड़े। जैसे सीपैक की मिसाल देता हूं मैं आपको, या हमने रेंटल पावर प्रोजेक्ट्स किए थे उसकी मिसाल, या रिकोडिक की। जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो तो आप मेक श्योर करें कि आप अपने मफाद और एक फेयर तरीके से डील कर रहे हैं। हमारे रेंटल प्रोजेक्ट्स ने तो उन डील्स ने तो नुकसान ही बहुत दिया है। वो तो डील्स आज तक पाकिस्तानी आवाम को भुगतनी पड़ रही हैं। वो तो बड़ी अजीब किस्म के मुआहदे थे। सीपैक में भी यही कहा जाता है ना कि जरा सा हमने जल्दबाजी में जो है इस प्रोजेक्ट को, जब एक बिजली घर 40 साल आप हुकूमत उससे बिजली खरीद रही है और हुकूमत ने सामने उनको कहा कि हम 10 साल में आपका कर्ज उतार देंगे,
जो आप हमारे मुल्क में जो प्लांट लगा रहे हैं, तो फिर आपने अपने ऊपर बोझ डाल दिया ना। तो ये चीजें, और खास तौर पे मुस्लिम लीग नून हमेशा इस चीज में गलती कर जाती है, कोशिश करके जो है ये कोशिश करते हैं कि हमारी उसमें नंबर प्लेट लग जाए, नेम प्लेट लग जाए, और वो जब एग्रीमेंट होते हैं फिर वो आने वाली हुकूमतें और फिर कौम उसको भुगतती रहती है। तो ये करें, अच्छी चीज है, मैं इसकी तलकीद करता हूं कि अगर हमारे लोकल लोग जो है इस काबिल नहीं है तो फिर किसी ऐसे को दे दिया जाए जो उसको ऑपरेट करे, लेकिन साथ साथ वो हमारे स्टाफ को ट्रेन भी करें। कल को 5-10 साल बाद वो वापस जाएं तो हम इस काबिल हों कि उसको खुद चला सकें। ये भी एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि एक दफा किसी को कोई चीज दे दी तो वो पाकिस्तान से बाहर वापस जाता ही नहीं है, और वो उसमें जो अपना हक जमाए रखता है, कहानी चलती रहती है। अच्छा, जो रोजवेल्ट होटल, ये तहरीक इंसाफ के दौर में भी इस पर बड़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी और बड़ी कहानियां निकल कर सामने आई थी, बड़े स्कैंडल्स भी निकले थे। अब इसको भी वो लीज पर देने जा रहे हैं, तो इससे पीआईए का जो एक नुकसान आप देखें, जब से वो पीआईए के पायलट्स के सर्टिफिकेट्स का मसला आया, आप देखें बहुत से ममालिक में पीआईए पर पाबंदी लग गई, बरतानिया में भी नहीं जा सकता, अमेरिका में भी नहीं जा सकता, तो बड़ा नुकसान हो रहा है पीआईए को। तो अब इस इक़दाम से कोई पीआईए को फ़र्क पड़ेगा? अगेन, अच्छा, इसमें जो है थोड़ी सी मेरी बात हुई थी, जो हमारे आखिरी दिनों के निचकारी के जो वो चेयरमैन लगाए थे हमने, सलीम बाहरी होते हैं वो, उन्होंने पिछले दिनों एक मुझे बड़ी हैरत अंगेज बात बताई। उन्होंने ये कहा कि ये जो होटल है, हम जो है वहाँ की, अब ये एज अ होटल ऑपरेट नहीं करेगा, ये एक पनागाह के तौर पे ऑपरेट करेगा। ये जो लोग जाते हैं ना अजाइलम में, और ये जो न्यूयॉर्क अथॉरिटी, तो ये जब उनको जो है आप फी कमरा $180 चार्ज करेगी वो जो वहाँ कंपनी होगी, लेकिन ये 3 साल बाद इस प्रॉपर्टी के बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, ये एज अ होटल के काबिल ही नहीं रहेगा, ये एक डेड प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो इसमें भी अगेन जो है मैं वही वाली बात करूंगा कि अच्छी बात है कि इसको हमें जो है एक हमारी जो सरमायाकारी हुई है उससे हम आमदनी हासिल करें, लेकिन हम एक होटल को एक वहाँ की जो एक पनागाह टाइप कह लें, वो जो इमिग्रेशन के लिए लोग आते हैं और ये जो अजाइलम लेते हैं, कुछ इस तरह की टाइप की जो है ये वहाँ पे चीज होगी और इस तरह के लोग रहेंगे। और आपको भी पता है जब इस तरह की चीज होगी तो वहाँ उसकी प्रॉपर्टी की क्या मेंटेनेंस है उसकी। आज इसकी बहुत प्रेस्टीज है, अगर आप न्यूयॉर्क में ये मेडिसिन स्ट्रीट में मेन लोकेशन पे है, ऐसी प्रॉपर्टी है, इसके राइट लेफ्ट पे जेपी मॉर्गन का टावर खड़ा हुआ है, वन ऑफ द बेस्ट लोकेशन इन न्यूयॉर्क है। लेकिन अगर आप इसको इस इस्तेमाल में लेके जाएंगे तो आप 3 साल बाद जब वापस मिल रहा होगा तो उसकी क्या मार्केट वैल्यू रह जाएगी या उसकी क्या हालत रह जाएगी प्रॉपर्टी की। अगेन यहाँ पे इनको ये चाहिए कि अब तो एग्रीमेंट भी कर लिया है, अब तो लेट हो गई ये बात, कि इसमें ये इन्होंने ख्याल रखा है कि नहीं रखा, क्योंकि माजी में भी हमने इसी तरह ये होटल लोगों को पकड़ा दिया कि आप चलाएं और बाद में हमें जुर्माने भी लगते रहे और बहुत सारे मसाइल होते रहे। तो आज तक हमने ये अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी से कोई फायदा नहीं उठाया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुज़म्मिल असलम, माहिर मुआशी साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। पीडीएम हुकूमत में पाकिस्तान की 7वीं खाना मरदमशुमारी बार बार तौसीह के बाद 25 मई को अब मुकम्मल हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तान की कुल आबादी 25,54,66,000 हो चुकी है। इस मरदमशुमारी के मुताबिक सिंध की आबादी 5,79,25,000 और सिर्फ कराची की आबादी इसमें 1,91,24,000 है। लेकिन मरदमशुमारी मुकम्मल होने के बावजूद इसके नताइज और डाटा इकट्ठा करने के तरीक़ाकार पर एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात का जो सिलसिला है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे ज़्यादा जो एतराज़ात सामने आ रहे हैं ये सिंध बिलखुसूस कराची से सामने आ रहे हैं, जहाँ जमात इस्लामी समेत इत्तेहादी हुकूमत में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM पाकिस्तान भी डिजिटल मरदमशुमारी से मुतमईन नहीं हैं। सियासी जमातों के इन एतराज़ात ने मरदमशुमारी को जहाँ मतनाज़ बनाया है, वहीं बहुत सारे सवालात भी खड़े कर दिए हैं कि क्या हुकूमत ने मरदमशुमारी शुरू करने से पहले मुकम्मल प्लानिंग नहीं की थी? क्या मरदमशुमारी में जो सवालनामा दिया गया वो नामुकम्मल क्यों था? MQM तो कराची और हैदराबाद में मरदमशुमारी के डाटा का ऑडिट कराने का भी मुतालबा कर रही है। अब सवाल उठता है कि MQM को ये शिकवा क्यों है कि कराची की आबादी को कम गिनकर हमें दीवार के साथ लगाया जा रहा है? हुकूमत क्यों अपने इत्तेहादियों के एतराज़ात को दूर नहीं कर पा रही है? ऐसी कौन सी सियासी मजबूरियाँ आड़े आ रही हैं? यहाँ ये भी सवाल है कि कराची की आबादी कम गिनने को फ़ायदा किस सियासी जमात को होगा? नाजरीन, किसी भी रियासत में
पानी, खुराक, तालीम, सड़कें, हस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरियात फराहम करने के लिए दुरुस्त आबादी का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और जब तक ये मुनसिफाना तरीके से नहीं होता मुल्क एक गैर मामूली हालत में ही रहेगा। जो वसाइल की तकसीम है वो आप इक्वली नहीं कर पाएंगे, जो इस वक्त पिछले कई सालों से ऐसे हो रहा है। सवाल भी उठता है कि मरदमशुमारी सियासी मसला होने के साथ साथ एक समाजी मसला भी है। क्या मौजूदा गिनती के अमल से शहरी और देही इलाकों में वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जा सकती है, और सियासी जमातों के जो एतराज़ात हैं कितने सियासी और कितने हकीकी हैं, इन एतराज़ात को, इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे एड्रेस किया जाए, कौन एड्रेस करे? अब तक जो गैर हतमी नताइज सामने आए हैं, इनको हतमी होने में मज़ीद कितना वक्त लग सकता है? क्या इदारा शुमारियात को वो तमाम वसाइल मुहैया किए गए हैं जिसकी इस इदारे को ज़रूरत थी? इसी पर मैं बात करूँगी। मुझे चीफ शुमारियात पाकिस्तान डॉक्टर नईम ज़फ़र साहब ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, मरदमशुमारी पर सवाल सिर्फ वो लोग नहीं उठा रहे जो हुकूमत से बाहर बैठे हुए हैं, हुकूमत के अंदर हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियाँ सवाल उठा रही हैं मरदमशुमारी पर, डाटा पर, बल्कि जो डाटा फराहम किया गया उसको ऑडिट करवाने का मुतालबा करें। तो ये तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं, एतराज़ात हैं, ये क्यों इतने सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर आप मरदमशुमारी के जो बुनियादी जो उसका ऑब्जेक्टिव है वो अभी आपने अपने इंट्रो में खुद बयान किया कि बेहतर और एविडेंस बेस्ड प्लानिंग का एक बुनियादी टूल है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 51(5) में लिखा हुआ है कि जो हदबंदियाँ होंगी इंतखाबात की, जो भी लेटेस्ट मरदमशुमारी है उस पर बुनियाद बनाकर हल्का बंदियाँ की जाएंगी, तो इसका पॉलिटिकल लिंक है। तो अगर ये पॉलिटिकल लिंक ना होता तो शायद आपके टीवी प्रोग्राम में आज मैं बैठा भी ना होता और आप लोगों को पता भी नहीं चलता, ना ये सेंसेशनलाइजेशन की बेसिस बनता। लेकिन ये हकीकत है कि हमारे यहाँ इसके सियासी लिंकेजेस हैं जो कि इसके असल मकसद से कहीं ज़्यादा माशरे में पोर्ट्रे होते हैं। ये बदकिस्मती है हमारी। जहाँ तक आपने तहफ़्फ़ुज़ात की बात की, तो अगर ये कहा जाए कि PBS ने इसके में इस सूरत हाल को बेहतर करने के लिए जो जो मुमकिन था वो नहीं किया, ये ज़्यादती होगी। ये अप्रैल के शुरू में कराची की मरदमशुमारी 1,37,000 पर अटक गई थी फॉर एनी सेट ऑफ रीजंस। उसमें बहस में नहीं जाता क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान का इदारा शुमारियात ही था जिसने जो बुनियादी वजूहात थी कि जिसमें नालायकी हो सकती है, सुस्ती हो सकती है एनुमरेटर्स की। कराची बड़ा शहर है, इसमें बुलंद वाला इमारतें हैं, बहुत डेंस पॉपुलेशन है, तो इसके इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता कि ओवरसाइट की विजिलेंस कम थी असिस्टेंट कमिश्नर्स की, उसकी वजह से उन्होंने ठीक तरह से काम नहीं किया। देखिए ना, 2017 में कराची में जो मरदमशुमारी थी उसकी आबादी जो थी 1,60,24,000 थी, जो कि 6 साल में 31 लाख अफराद का इजाफा हुआ है। इसको भी ना MQM मानने को तैयार है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मानने को तैयार है। देखें, मैं आपसे फिर ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, उन्होंने हमारे साथ मिलकर काम करना था और किया है। फील्ड वर्क सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। जो इन्यूमरेटर्स दिए हुए हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के टीचर्स और ऑफिसर्स हैं, तो ये हमारे साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और जब भी मैंने अर्ज किया कि ये जो 137 से 192 हुई है, ये PBS ने प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम किया, उसकी वजह से हुई है। इसके बाद जमात इस्लामी ने भी हमसे एतराज़ात शेयर किए, उन्होंने एक सेल बनाया था, MQ ने भी किए। हमने उनकी सारी शिकायत को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हालिया MQ ने जो मुतालबा किया है पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे का, उसका एक तरीका है कि सेंसस मॉनिटरिंग कमेटी है जो मिनिस्टर प्लानिंग के अंडर है, उसके सामने मिनिस्टर साहब कहेंगे तो वो पेश किया जाएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर नईम ज़फ़र मेरे साथ थे, चीफ शुमारियात पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम खत्म हो गया, नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।